Hello friends, a very warm welcome to the YouTube channel of Analyst IAS. So our today's topic for discussion is the tussle between the Coal India and the Competition Commission of India. So we'll see why is it in news. Then क्यों कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोल इंडिया पे एक पेनल्टी इम्पोज की है. देन कोल इंडिया ने क्या आर्गुमेंट्स पेश किए, उसके बाद कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या आर्गुमेंट्स दिए हैं. इसके बाद हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ये सारी चीज पर क्या ऑब्जर्वेशंस रहा है. इसके बाद वील सी अबाउट द कंपटीशन एक्ट एंड वील सी अबाउट द कोल माइंस नेशनलिस्ट एक्ट ऑफ 1973 अबाउट बोथ द एक्ट्स. After that, we have our prelims and the mains practice question. So let's start. Why in news? रिसेंट जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो कंपटीशन एक्ट है ये कोल इंडिया लिमिटेड पर लगेगा रिगार्डलेस कोल इंडिया लिमिटेड का अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है देन ऑल्सो दिस कंपटीशन एक्ट विल अप्लाई ऑन दिस कंपनी पब्लिक सेक्टर यूनिट कंपनी. सो क्यों पेनल्टी इंपोज की गई थी. इनिशियली कोल इंडिया को जो पेनल्टी लगी थी दैट वाज अराउंड 1773.05 करोड़ एंड ये बेसिकली अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशंस थे फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट्स में जो कि पावर प्रोड्यूसर्स के साथ थे पर्टेनिंग टू द सप्लाई ऑफ द नॉन कुकिंग कोल. हाउएवर उसके बाद कंपटीशन एपेलेट ट्रिब्यूनल में कोल इंडिया गया और उसके बाद जिस पेनल्टी को रिड्यूस करके 591 करोड़ कर दिया गया था. अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कंपटीशन कमीशन के हक में ही फैसला दिया है. रीजन क्या है. कोल इंडिया लिमिटेड जो था देखा गया कि ये लो क्वालिटी ऑफ एसेंशियल रिसोर्स प्रोवाइड करा रहा था और मोर ओवर इसके जो कॉन्ट्रैक्ट के जो कंडीशंस थे सप्लाई पैरामीटर्स या क्वालिटी को लेके ये काफी ओपैक थे. सो दिस इज द केस. नाउ आर्ग्यूमेंट्स क्या दिए कोल इंडिया ने. कोल इंडिया ने कहा कि कोल इंडिया बेसिकली इट इज अ पब्लिक सेक्टर यूनिट and it works on the principle of promoting the common good among the masses. So ये इसका ऐसा कहना है कि ये कॉमन गुड के लिए है, अपने प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करती है. एंड इट ऑल्सो एंश्योर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ वाइटल नेचुरल रिसोर्स. एस्टैब्लिश्ड मोनोपोली एक ही एक्ट था नेशनलिस्ट एक्ट ऑफ 1973 स्पेसिफिकली जो कोल माइंस नेशनलिस्ट एक्ट इसे कहा जाता है. It was established as a monopoly and it gave the monopoly of the coal supply to this Coal India company in India. Differential prices. So basically Coal India said कि वो captive coal production को incentivize करने के लिए या बढ़ाने के लिए वो pricing mechanism को थोड़ा सा vary करके रखते हैं and it varies based on the circumstances. So the purpose of the differential prices of the different prices of the coal was to ensure the sustainability of the broader operational ecosystem and also pursue welfare objectives by the company. Now इसके अलावा एक चीज़ और कही कि attaining national objectives. इन्होंने कहा कि जो कोल सप्लाई है इसके जो implications हैं वो basically broader national policies के लिए हैं जैसे कि to promote growth in economically disadvantaged regions through increased allocation in those regions. और इस public sector unit ने ये clarify किया that its operations were not driven by commercial interests. इसने ये भी highlight किया कि 462 माइंस में से 345 जो इसके माइंस थी कंबाइन इनका अगर लॉस देखा जाए 2012-13 में सो इट वाज अराउंड 9878 crore. So this is what the Coal India said in the Supreme Court. Now what were the points made by the Competition Commission of India? So Raghavan Committee 2020 जो की रिपोर्ट है it cited that the Competition Commission of India it concluded that जो state monopolies होती हैं वो नेशन के बेस्ट इंटरेस्ट पर नहीं होती है और इनको अलाउ नहीं करना चाहिए अगर ये इनएफिशिएंटली वर्क कर रही हैं बिना किसी कंपटीशन के या इनकी वजह से अगर मार्केट में कंपटीशन हो रहा है बेकार हो रहा है तो अगर वो नहीं हो पा रहा है. सो दीज आर द केस. सो स्टेट मोनोपोलीज ऐसे नहीं चल सकते. दिस वाज अकॉर्डिंग टू द राघवन कमिटी. नाउ इन एडिशन दिस कोल वाज नो लॉन्गर क्लासिफाइड एज एन एसेंशियल कमोडिटी. इट्स नॉट एनी मोर एसेंशियल कमोडिटी आफ्टर द 2007 एंड मोर ओवर जो नेशनलिस्ट जो एक्ट था इसको 9th शेड्यूल से भी निकाल दिया गया था. इसका मतलब कि जो 9th शेड्यूल है वो इम्यूनिटी देता है कोर्ट से बेसिकली एंड इसको वहां से बाहर रखा गया था. सो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ वर्क कर सकता है.
डिसइन्वेस्टमेंट की अगर आप बात करें, सबसे पहले ये एंटायरली गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी थी 2010 से पहले, बट 2010 के बाद इसमें डिसइन्वेस्टमेंट किया गया और फिलहाल जो गवर्नमेंट की होल्डिंग है वो केवल 67% है। रेस्ट जो 33% होल्डिंग है वो इसकी प्राइवेट एंटिटी के पास जाती है। ये एक पॉइंट रखा गया। मोर ओवर कोल इंडिया ने जो उसकी 80% जो सप्लाईज थी वो पावर कंपनीज को जाते हैं, जो कि पावर जनरेट करते हैं कोल से, और इसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को देते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अल्टीमेटली इसको देगी कस्टमर को। नाउ व्हाट हैपेंस कि कोल जो है वो अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% जो पूरा एक्सपेंस होता है पावर जनरेशन पे वो कोल में जाता है। अगर इसके प्राइसेस इरेगुलरली होंगे तो ये जो सप्लाई होगी इनडायरेक्टली जो इसका इफेक्ट आएगा वो किस पर आएगा, कंज्यूमर पर या कस्टमर पर। So this is the case, or these were the points given by the Competition Commission of India. So monopoly versus the competition. कोल इंडिया के आर्ग्यूमेंट थे कि नेशनलिस्ट एक्ट वाज टू मोनोपोलाइज द ऑपरेशन ऑफ द कोल माइंस विद देम, एंड ये जो ऑपरेशन ऑफ कोल माइंस था ये कंपटीशन एक्ट के परव्यू के बाहर था। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के आर्ग्यूमेंट्स थे, और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो नेशनलिस्ट एक्ट है और कंपटीशन एक्ट है इन दोनों के बीच में कोई कंपटीशन है ही नहीं, ये दोनों अलग अलग एक्ट्स है। स्टेट मोनोपोली कुड नॉट बी अलाउड इन द केस ऑफ द इनसफिशिएंसी। व्हाट डज दिस रूलिंग मीन? सो द कंपटीशन एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है, एंड जो कंपटीशन एक्ट है ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स पे भी अप्लाई होगा, प्राइवेट एंटरप्राइजेस पर भी अप्लाई होगा। अगर आपको याद हो तो अमेजॉन पर पिछली बार कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने पेनल्टी लगाई थी। This principle of the competitive neutrality, it would apply across the sectors जहां पब्लिक सेक्टर यूनिट के पास सिग्निफिकेंट मार्केट को इन्फ्लुएंस करने का पावर है। तो ये दोनों को लग सकती है, ये आपको बेसिकली याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस क्या थे? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो द एपेक्स कोर्ट ऑब्जर्व दैट कोई मेरिट नहीं था कि कंपटीशन एक्ट जो है वो कोल इंडिया लिमिटेड को नहीं लग सकता, और कोल इंडिया जो कमेटी इंडिया लिमिटेड है ये नेशनलिस्ट एक्ट के अंदर आता है। दोनों एक्ट्स अलग अलग थे, कोर्ट ने ये कहा। मोरओवर कोर्ट के अकॉर्डिंग जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो बेसिकली इट परमिट्स द एक्ट, ये वॉलेट हो जाएगा अगर स्टेट मोनोपोलीज या पब्लिक सेक्टर एंटिटीज या गवर्नमेंट कंपनीज को अगर कंपटीशन एक्ट अगर वो कॉन्ट्रावीन कर रहे हैं इसको, तो उसका एकदम फंडामेंटल प्रिंसिपल ही वॉलेट हो सकता है। कोर्ट ने फर्दर ये कहा कि एंटिटीज कैन नॉट एक्ट विद कैप्राइज, या फिर वो दे कैन नॉट ट्रीट अनफेयरली otherwise or similarly situated entities with the discrimination. So this is were the operations of the court कि अगर कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट वर्क भी कर रही है, अगर उसके पास मोनोपोली भी है मार्केट का, देन ऑल्सो वो इनएफिशिएंसी के साथ वर्क नहीं कर सकती है। और जो कंपटीशन कमीशन ऑफ जो एक्ट है, कंपटीशन एक्ट है, ये पब्लिक सेक्टर यूनिट प्लस प्राइवेट एंटिटीज दोनों में लगेगा। मोर ओवर कोल इंडिया लिमिटेड एंटायरली ये पब्लिक सेक्टर यूनिट भी नहीं है, तो ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों की पार्टनरशिप है। द पार्टनरशिप वाज 67 पार्टनरशिप वाज विद द गवर्नमेंट एंड 33% वाज विद द प्राइवेट स्टेक होल्डर्स। सो दिस इज द होल केस। आई होप यू अंडरस्टूड इट। नाउ कंपटीशन एक्ट 2002 क्या है? कंपटीशन एक्ट 2002 पार्लियामेंट ने एनेक्ट किया था और ये इंडियन कंपटीशन लॉ को गवर्न करता है। इसने जो मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट था इसको रिप्लेस कर दिया था। इस लेजिस्लेशन के अंदर जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया था उसको एस्टैब्लिश किया गया और इसका काम था टू प्रिवेंट द एक्टिविटीज जिनका एडवर्स इफेक्ट आता है कंपटीशन पर मार्केट में इंडिया में। कंपटीशन एक्ट 2002 ये एक क्रूशियल टूल है टू इंप्लीमेंट एंड टू एनफोर्स द कंपटीशन पॉलिसी इन इंडिया, एक हेल्दी कंपटीशन रहे, and it aims to prevent and punish the anti-competitive practices which are carried out by firms, which also minimizing unnecessary government interference in the market. So this is what this act does. The Competition Act 2002 इसको amend किया गया था 2007 में, then after 2009 में कोल माइंस नेशनलिस्ट एक्ट 1973 क्या है? So ये जो एक्ट है ये इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया था और इसका एम था to acquire and transfer the ownership rights of the coal mines listed in the schedule. Moreover, जो coal mines के जितने भी rights वगैरह थे कोल इंडिया
लिमिटेड को दिए गए थे, तो एक तरीके से इसकी मोनोपोली हो गई है मार्केट पे। बट ये कहीं किसी भी कंट्री के लिए, कंपटीशन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसीलिए इस पर भी पेनल्टी रिसेंटली इंपोज की है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो एक्ट का था, दैट वाज टू फैसिलिटेट द रैशनल, कोऑर्डिनेटेड एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड मोरओवर यूटिलाइजेशन ऑफ कोल रिसोर्सेज दैट ऑल वुड हैपन with the increasing demands of our country or our nation. Consequently, इस एक्ट ने it reserved the exclusive right of coal mining to the public sector. So this was about this act. इसको अमेंड किया गया 1993 में, और इसमें प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन भी इंक्लूड हुआ कैप्टिव कोल माइनिंग में। इस अमेंडमेंट ने अलाउ किया प्राइवेट सेक्टर्स को कि वो कोल माइनिंग में एंगेज हो सकते हैं स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए, जैसे कि पावर जनरेशन है या कोल वॉशिंग है एंड अदर, अगर कोई ऐसे टाइम टू टाइम पे गवर्नमेंट कोई ऐसी चीजें कहती है। सो दिस इज अबाउट दिस एक्ट। नाउ वी हैव आवर प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो विद रेफरेंस टू द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। It replaced the monopolies and restrictive trade practices of 1969 based on the recommendations of the Raghavan Committee. Which of the statements given above is are correct? Type the answer in the comment section. They'll let you know if it's correct or not. Then we have our mains practice question. So recently a penalty was imposed by Competition Commission of India on a PSU. Critically examine the situation and also throw light on the working of the Competition Commission of India. So this was all about today's video and session. Hope you understood it. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the Analyst IAS for better preparation. Mains 2023 and the fever and tension about mains and ethics writing practice is must. कई महीनों से writing practice छूटी हुई है, क्योंकि मैं पिछले 10 ईयर से इथिक्स, ऐसे पेपर एंड पॉलिटी के लिए स्टूडेंट्स को गाइड करता रहा हूं। तो इस बार एक ऐसी टेस्ट सीरीज जो उन लोगों के साथ में डिजाइन हुई है जो वास्तव में एवेल्युएटर की तरह कमीशंस में काम किए हैं, उनके बेस पे मार्क्स मिलते हैं बच्चों को, वो आप तक पहुंचेंगे, न कि वो लोग जिन्होंने केवल मेंस या इंटरव्यू लिखा हुआ है और वो आपको गाइड करते हैं। तो गाइज, हम बहुत सारे लोगों को हेल्प नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम 50। तो जल्दी से आप इसमें एडमिशन लें। इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करें और आपको पूरा का पूरा गाइड किया जाएगा। एक वीडियो मैंने और रियलिटीज बिहाइंड टेस्ट सीरीज बनाई थी, उसे आप जरूर देखें, और एक डिटेल वीडियो भी टेस्ट सीरीज के बारे में कि कितने टेस्ट होंगे, किस किस डेट को कंडक्ट होगा, मैं 1 या 2 दिन में उस वीडियो को लेकर आऊंगा। टिल देन, सी यू गाइज, जय हिंद।